नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और अब आपको 1 मिनट के भीतर पूरी रिपोर्ट बताएंगे आपको देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है महज 1 मिनट के भीतर। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के बारे में। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय यूरोप दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच चुके हैं और यहाँ पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री इसके बाद डेनमार्क और फ्रांस भी जाएंगे। साल 2022 में पीएम मोदी पहली बार विदेश दौरे पर हैं। पीएम मोदी अपने 3 दिन के यूरोप दौरे के दौरान बर्लिन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। इस दौरान प्रवासी भारतीयों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। पीएम मोदी फ्रांस में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। अपने 3 दिन के यूरोप दौरे के दौरान पीएम मोदी कुल 65 घंटे की अपनी यात्रा में 25 मीटिंग्स करेंगे। इस दौरान वे 8 वैश्विक नेताओं से मिलेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के खिलाफ जंग का विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि इन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। लेकिन बात भारत की करें तो इस मामले में भारत का अब तक न्यूट्रल रुख है। अच्छा, क्यों बनाया? कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी तो बर्लिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की है। यहां पर बच्चों से भी प्रधानमंत्री इंटरैक्शन करते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में नाटो का नाम बार बार आता रहा है। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन की ये युद्ध जो है वो नहीं लड़ रही है और न ही युद्ध में नाटो में यूक्रेन शामिल हो पाया है, लेकिन रूस यूक्रेन के समर्थकों को सबक सिखाने के मूड में है। दरअसल नाटो रूसी वायुसेना आमने सामने आ गए हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस और नाटो के बीच लगातार तनाव है। भले ही यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने से इनकार कर दिया हो, लेकिन जब युद्ध की शुरुआत ही यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्रयासों से हुई थी, तो इस युद्ध से नाटो का पूरी तरह से तटस्थ रहना मुश्किल है। एक तरफ तो अमेरिका और कई नाटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, तो वहीं कई नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन को हथियार सप्लाई का ऐलान हुआ है। इस बीच रूसी लड़ाकू विमानों का छिपकर उड़ने के लिए ट्रांसपोंडर बंद कर काला सागर और बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरना नाटो को रास नहीं आ रहा। मिसाइलों से लैस रूसी लड़ाकू विमानों को उड़ते देख नाटो ने भी अपने फाइटर जेट्स की मोर्चाबंदी की और रूसी वायुसेना के विमान वापस रूसी सीमा में दाखिल हो गए। नाटो की तरफ से अब एक बड़ा दावा किया गया और कहा गया कि पिछले कई दिनों से रूसी लड़ाकू विमान नाटो के इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबे समय से जारी है और ऐसे में नाटो का जिक्र बार बार आता रहा है, लेकिन अब रूस और नाटो की सेना आमने सामने हो गई है। जो लेटेस्ट जानकारी इस युद्ध को लेकर है, लेकिन इसी बीच अब बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। दरअसल हर जगह हाथ फैलाने वाले पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से मदद मांगी है और सऊदी अरब $8 अरब का वित्तीय पैकेज देने के लिए तैयार भी हो गया है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब करीब $8 अरब का बड़ा पैकेज देने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान के घटते विदेशी मुद्रा भंडार के और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति की ऊंची दर, घटते विदेशी मुद्रा भंडार, गहराता चालू खाते का घाटा और मुद्रा को कमजोर होने से पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों के बीच घिरा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए, उसी दौरान ये समझौता हुआ। इसमें तेल के लिए आर्थिक मदद, जमा या फिर सकूकों के जरिए अतिरिक्त धन और $4.2 अरब के मौजूदा सुविधाओं को आगे ले जाना शामिल है। पाकिस्तान ने तेल के लिए आर्थिक मदद 1.2 अरब से बढ़ाकर 2.4 अरब करने का प्रस्ताव किया था, जिसे सऊदी अरब ने स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, उसी दौरान ये समझौता हुआ, जिसमें तेल की आर्थिक मदद और बाकी सुविधाओं को आगे ले जाना शामिल रहा। अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान को भुगतान संकट से बचने और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को रोकने के लिए कई $बिलियन की जरूरत है।
तो पाकिस्तान हर जगह जाकर हाथ फैलाता है, सभी देशों से मदद मांगता है। ऐसे में हालांकि इसी बीच राहत पाकिस्तान के लिए ये है कि सऊदी अरब ने आर्थिक पैकेज पाकिस्तान को देने के लिए हामी भर दी है, यानी कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर मदद करने वाला है, इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। लेकिन इसी बीच बात एक बार फिर से रूस की करेंगे। दरअसल दुनिया भर में रूस के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने में लगे अमेरिका को अब एक रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया को रूस से तेल न लेने की सलाह देने वाला अमेरिका रूस से जमकर तेल खरीद रहा है और भंडारण भी कर रहा है। आप देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन में जंग जारी है तो वहीं रूस का दृढ़ विरोधी रहे अमेरिका ने रूस के कारोबार को समाप्त करने के लिए कई प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं। वहीं भारत पर भी अमेरिका ने दबाव बनाया कि यूक्रेन पर आक्रमणकारी रूस से तेल न ले। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि देश का हित सर्वोपरि है, लेकिन अब एक रिपोर्ट में हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि भारत से कहीं ज्यादा तेल खुद अमेरिका रूस से खरीद रहा है। गौरतलब है कि रूस से तेल सस्ते दाम पर मिल रहा है और अमेरिका इससे फायदा उठाकर भंडारण कर रहा है। तो वहीं सस्ता तेल इजिप्ट से अमेरिका खरीदता है, लेकिन अमेरिका ने इजिप्ट से भी ज्यादा तेल रूस से खरीदा है। जब रूस ने भारत को सस्ता कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया था तो अमेरिका ने भारत की खूब आलोचना की थी। तब भारत ने अमेरिकी ऑफर को ये कहकर नकार दिया था कि जब भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो फिर भारत महंगा तेल क्यों खरीदे। यहाँ ये भी देखने वाली बात है कि न केवल अमेरिका बल्कि कई यूरोपीय देश जो कहने को तो रूस का विरोध करते हैं, लेकिन तेल और गैस के मामले में रूस पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बार बार दबाव बना रहा है, वही अमेरिका रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। सबसे ज्यादा कच्चा तेल अमेरिका की ओर से रूस से ही खरीदा जा रहा है और न सिर्फ खरीदा जा रहा है बल्कि इसका भंडारण करने में भी अमेरिका इस समय जुटा हुआ है। ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है जो सामने आई है। इसी बीच अब एक और खबर आपको बता देते हैं। दरअसल पुतिन के अप्रैल महीने में पेट की सर्जरी होनी थी, लेकिन इस सर्जरी का असर युद्ध पर कितना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई दिनों तक यूक्रेन से युद्ध पर नियंत्रण छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वो कैंसर सर्जरी के लिए तैयार हो गए। पुतिन कथित तौर पर कट्टरपंथी पूर्व एफएसबी प्रमुख निकोलाई पात्रुशेव को आक्रमण पर अस्थायी नियंत्रण के लिए नामित करेंगे, जो एक तौर पर चाकू की नोक पर काम करेंगे। क्रेमलिन के पुख्ता सूत्रों ने ये दावा किया है। रूस की सुरक्षा परिषद के 70 वर्षीय मौजूदा सचिव पात्रुशेव अब तक युद्ध की रणनीति के एक प्रमुख वास्तुकार के रूप में उन्हें देखा जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पात्रुशेव ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पुतिन को आश्वस्त किया था कि कीव नवनाजियों से भरा हुआ है। आपको बता दें, पुतिन को पेट का कैंसर है। 18 महीने पहले उन्हें पार्किंसंस भी हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें कथित तौर पर कैंसर की सर्जरी में देरी की है, जो अब 9 मई को रेड स्क्वायर के रूस द्वितीय विश्व युद्ध की जीत के विजय दिवस के उपलक्ष्य में नहीं होंगे। आपको बता दें, खबर उन अटकलों के बीच आई है जब पुतिन पूरे यूक्रेन में एक चौतरफा युद्ध शुरू करेंगे। सैन्य आयु के पुरुष और सामूहिक लामबंदी का आदेश देंगे, जो काफी राजनीतिक जोखिम भरा हो सकता है। तो पुतिन को कैंसर है और इसीलिए उनकी सर्जरी होनी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब पुतिन सर्जरी के दौरान अस्पताल में होंगे तो फिर इस युद्ध पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर नजर जरूर रहेगी। इसी बीच खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में इनेलो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में सुनैना चौटाला भी शामिल हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनेलो का एकमात्र उद्देश्य महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पिहोवा में इनेलो पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इनेलो नेता सुनैना चौटाला भी इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी ने महिलाओं के जीवन को ऊपर उठाने पर कभी भी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि इनेलो का मुख्य उद्देश्य महिला शक्ति को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महंगाई के समय में महिलाओं को राहत देने के लिए जिस दिन भी इनेलो की सरकार बनेगी, तो इनेलो पार्टी महिलाओं को 1100 रुपए की राशि देने का काम करेगी। इस दौरान सुनैना चौटाला ने आम आदमी पार्टी पर पटियाला की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि पंजाब में चंद दिनों में ही आम आदमी पार्टी की कलई खुल गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं और न ही आपका यहाँ कोई जादू चलेगा। आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोगों में, कई लोगों में, मैं ये नहीं कहूँगी इतना भी कोई सैलाब नहीं आया है ज्वाइनिंग का, लेकिन कई लोगों में ये धारणा पंजाब को देख के आ गई। लेकिन हरियाणा की राजनीति में और पंजाब की राजनीति में फर्क है। तो सुनैना चौटाला की ओर से इस सम्मेलन के दौरान ये बात कही गई है। सम्मेलन ये कार्यकर्ता सम्मेलन इनेलो की ओर से किया गया। इसी बीच अब खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद में 2 मजदूर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई के लिए उतरे थे, लेकिन इसी दौरान बड़ा हादसा हुआ और 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई।
फरीदाबाद के बादशाहपुर गांव के पास एक बार फिर लापरवाही मजदूरों की जान ले गई। बादशाहपुर गांव के पास नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की मौत हो गई। उन्हें बचाने के लिए टैंक में उतरा एक मजदूर बेहोश हो गया। बेहोश हुए मजदूर का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट कुछ समय से काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद 2 मजदूर ट्रीटमेंट प्लांट में उतरे, लेकिन इस बीच दोनों बेहोश हो गए। दोनों को बचाने के लिए तीसरा मजदूर नीचे उतरा और वो भी बेहोश हो गया। तीनों मजदूरों के पास सुरक्षा के उपकरण नहीं थे, जिस कारण तीनों एक एक कर बेहोश हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बाकी के मजदूर मौके पर पहुंचे। मजदूरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर तीनों मजदूरों को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन आज से पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उतार दिया जाता है। ऐसे में सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 3 मजदूर उतरे थे, जिनमें 2 की दम घुटने से मौत हो गई। तीसरे मजदूर की अस्पताल में हालत गंभीर है, इलाज जारी है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि आखिर बिना सेफ्टी गियर के मजदूरों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में उतारा गया क्यों? ये बड़ा सवाल इसी बीच बना हुआ है। लेकिन अब खबर झज्जर से आपको बता दें, दरअसल झज्जर में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर भट्टे की दीवार ढह गई। घटना में महिला मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य मजदूर घायल हुए। झज्जर के एक भट्टे पर मजदूरों के काम करते समय भट्टे की दीवार ढह पड़ी। इस दीवार के नीचे एक महिला सहित 3 मजदूर दब गए। दीवार के नीचे दबे इन मजदूरों को उपचार के लिए झज्जर लाया जा रहा था, तो उसी दौरान बीच रास्ते में महिला मजदूर ने दम तोड़ दिया। दीवार के नीचे दबने वाले सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। हादसे की सूचना के बाद पुलिस यहां नागरिक अस्पताल पहुंची। जांच अधिकारी का कहना है कि उन्हें कंट्रोल रूम से हादसे की सूचना मिली थी, जिसके बाद महिला के शव को निजी अस्पताल में अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। को सूचना मिली थी कि अपना पोखर भट्टा है कोई बदाना गांव में, वहाँ उसकी दीवार गिरने से 2 जेंट्स और एक लेडीज नीचे दब गए थे। तो इस सूचना पे उसको हॉस्पिटल पहुंचे हम। वहाँ पता चला कि वो तो डेड आई थी, लेडीज रास्ते में एक्सपायर हो गई थी। लाइली बीवी नाम था उसका, मजदूर काम करते थे। तो अभी पोस्टमार्टम करवाने जो कार्रवाई चल रही है। हालांकि हादसे में घायल 2 अन्य मजदूरों की हालत खतरे से बाहर है और उनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन एक महिला मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 मजदूरों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। खबर अब छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें चोरी के शक में एक युवक को बुरी तरह से पीटा गया। 3 लोग मामले में गिरफ्तार भी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरी के संदेह में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 4 से 5 युवक उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, युवकों ने उसे पीटने के लिए पैर बांध दिए, फिर पेट से उल्टा लटका दिया था। वीडियो में युवक उनसे बार बार माफी मांग रहा है और अपनी करतूतों की सजा देने के लिए जेल भेजने की बात कह रहा है। फिर भी युवक उसकी पिटाई जमकर कर रही है। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। वीडियो वायरल होने के बाद जिसे पुलिस ने छोड़ दिया, इसलिए युवकों ने उसकी पिटाई कर दी है। रतनपुर क्षेत्र के गढ़वट निवासी महावीर सूर्यवंशी सीपत क्षेत्र के उच्च भट्टी गांव में चौकीदार का काम करता था। पीड़ित घर के दरवाजे की कुंडी खोलकर घुस रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया। इस दौरान चोरी के संदेह में पकड़कर उन्होंने पुलिस के डायल 112 को कॉल किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो होने के बाद प्रशिक्षु IPS विकास कुमार और उनकी टीम ने युवकों की तलाश शुरू कर दी है। वीडियो से पहचान कर पुलिस ने फिलहाल 3 युवकों को पकड़ लिया है। उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। तो चोरी के संदेह में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ये मामला है और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर अब फतेहाबाद से है। फतेहाबाद में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुए इस झगड़े में आधा दर्जन के करीब लोग घायल भी हो गए, तो वहीं घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रतिया इलाके के गांव में बीती रात दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को अग्रोहा मेडिकल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। वहीं दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े का वीडियो सामने आया। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ, ਆਪ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਰਾਤ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਘੇਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ही वारदात हो गई। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखना यही होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो ये मामला सामने आया है, लेकिन इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मई के महीने में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, जिसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। क्या है ये अलर्ट, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इन दिनों देश में गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 1990 के बाद से अप्रैल महीने में इस साल सर्वाधिक औसत अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। साथ ही क्षेत्र में मई में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मई में तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि बारिश से जुड़े पूर्वानुमान जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग के महानिदेशक ने कहा कि दक्षिणी प्रायद्वीप भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के ज्यादातर हिस्सों में मई के महीने में रात में गर्मी महसूस होगी। आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में इस साल अप्रैल महीने में 122 साल में सबसे ज्यादा गर्मी रही है। इससे पहले उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल महीने में 2010 में औसतन अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा था, जबकि मध्य भारत में अप्रैल महीने में 1973 के दौरान औसतन अधिकतम तापमान 37.75 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो अप्रैल के बाद अब मई के महीने में भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी की ओर से इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि अभी चिलचिलाती गर्मी मई के महीने में भी आपको महसूस करनी पड़ेगी और उसका सामना करना पड़ेगा। खबर अब कोरोना को लेकर आपको बता दें, दरअसल देश में कोरोना की ब्रेक के एक बार फिर से जो है ब्रेक फेल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बढ़ते मामलों की रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन अगर आलम यही रहा तो गौतम बुद्ध नगर की तरह देश भर में धारा 144 लागू हो सकती है। देश भर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,157 नए केस आए हैं। वहीं इलाज के बाद 2,723 मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,500 हो गया है। इन सब के बीच कई राज्यों में कोरोना की बंदिशें लागू करने पर सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि फिलहाल हरियाणा में कोरोना की बंदिशें लागू नहीं होंगी, लेकिन अगर कोरोना का खतरा बढ़ा तो कोरोना नियम लागू करने पर सोच विचार किया जा सकता है। लेकिन इस बीच यूपी के गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ जिले में कोरोना को लेकर फैसला लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में आज से 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है, ताकि कोरोना केस न बढ़ सके। आपको बता दें कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ फिलहाल कोरोना का कोई खतरा नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली पर कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,485 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। लेकिन यही रफ्तार और यही स्पीड रही कोरोना की तो पूरे देश में स्थिति एक बार फिर से कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ये बड़ी चिंता की बात इस समय नजर आ रही है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में स्थित सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस रोपवे से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी और असमर्थ लोग भी अब आसानी से दर्शन कर पाएंगे। और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। टिहरी जिले के धनौल्टी में रोपवे सुविधा कुछ दिन पहले शुरू हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को इसका लोकार्पण किया। सीएम के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी को यहां करदुहाल पहुंचकर सुरकंडा देवी रोपवे का लोकार्पण करना था, लेकिन उन्हें पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई। दोपहर बाद वो यहां पहुंचे और लोकार्पण किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सुरकंडा देवी रोपवे के शुरू होने से यहाँ स्वरोजगार बढ़ेगा और मंदिर तक पहुँचने के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है। देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद भी तेज हो गई है। हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारा बाबा केदार का प्रांगण हो, चाहे बाबा बद्रीनाथ का प्रांगण हो, वहाँ पर नव निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, रोप वे हो, कार केबिल हो। आज जो हमने माँ सुरकंडा देवी ये रोप वे शुरू किया है। सीएम ने कहा, धनौल्टी क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए एक हेलीपैड बनाया जाएगा। हेलीपैड के लिए जिला प्रशासन भूमि का चयन करेगा। सीएम ने आगे कहा, टिहरी झील को दुनिया का सबसे बेहतर पर्यटन स्थल बनाने की भी योजना है। तो सुरकंडा देवी रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है, जिसके बाद जाहिर तौर पर लोगों को भी सहूलियत होगी और पर्यटन भी बढ़ेगा, क्योंकि सुरकंडा देवी मंदिर में दर्शन के लिए लोग अब आसानी से पहुंच पाएंगे। इसी बीच अब खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, चंडीगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी पर भी बुलडोजर चल गया है, जिसके बाद कॉलोनी में रहने वाले लोगों का इस कार्रवाई से गुस्सा भी फूटा। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल पड़ा है और अब चंडीगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। चंडीगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कॉलोनी नंबर 4 पर प्रशासन का पीला पंजा चला। सालों पुरानी 40 कॉलोनी को तोड़ने के लिए चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह ने आदेश जारी किए थे। दरअसल ये कॉलोनी गैर कानूनी रूप से निर्मित है। कॉलोनी को तोड़ने के लिए बुलडोजर लगाए गए। इस दौरान जो लोग यहाँ रह रहे थे वो काफी नाखुश दिखे और सरकार पर उनका जमकर गुस्सा फूटा। हमारे सीने पे चल रहा है बुलडोजर, बोलने के लिए क्या बचा है और आगे के लिए आते हैं मुँह फाड़ते, कहते वोट दो जिताओ हमें। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक कॉलोनी की 80 एकड़ जमीन प्रशासन के वन और इंजीनियरिंग विभाग की है। इस जमीन का अधिकतर कब्जा वन विभाग का है। ऐसे में यहाँ किए गए अवैध कब्जों को हटाकर इस जमीन को खाली कराने के बाद इंजीनियरिंग विभाग इस पूरी जमीन की फेंसिंग कर वन विभाग को इसका कब्जा दिया जाएगा। तो चंडीगढ़ में ये बड़ा एक्शन हुआ है, यहाँ पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है, जिसके बाद हालांकि कॉलोनी में रहने वाले लोगों में भी गुस्सा इस समय नजर आ रहा है। खबर अब एक बार फिर से आपको रूस और यूक्रेन युद्ध की बता दें। ज़ेलेंस्की कई बार पुतिन से सीधी बातचीत की अपील कर चुके हैं। दोनों के बीच ऐसी सीधी मुलाकात की संभावना इंडोनेशिया में होने वाली है। दरअसल G20 सम्मेलन के दौरान ये संभावना बन रही है कि दोनों नेता यानी कि ज़ेलेंस्की और पुतिन आमने सामने हो सकते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के 2 महीने होने के बीच लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात कराई जाए, ताकि शीर्ष स्तर पर सीधी बातचीत के संकट से हल हो जाए। खुद ज़ेलेंस्की कई बार पुतिन से सीधी बातचीत के लिए अपील कर चुके हैं। दोनों के बीच ऐसी सीधी मुलाकात की संभावना इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन के दौरान बन सकती है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने दोनों को ही G20 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा। राष्ट्रपति जोको विदोदो ने कहा है कि इंडोनेशिया शांति के प्रयासों में मदद करने को तैयार है। हम चाहते हैं कि G20 देश एकजुट हो, उनके बीच विखंडन ना हो। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए शांति एवं स्थिरता जरूरी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की राह में G20 अक्सर काम करता रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के नेताओं के इस सप्ताह बात की है। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी ये संकट हल होते दिखाई नहीं दे रहा। रूस ने भले ही कीव के आसपास का इलाका छोड़ दिया हो, लेकिन वो पूर्वी यूक्रेन में तेजी से हमले कर रहा है।